हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ स्टडी के ऊपर भी आपने फोकस बनाए रखा है। तो उसी कड़ी के अंदर हमारा आज जो टॉपिक है दैट इज एमसीक्यू अलोंग विद एक्सप्लेनेशन विच आर रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी तरह एक स्पेसिफिक ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने शेयर किया है, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। Before explaining MCQ along with the explanation, this is my app, Adusum app, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक भी आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो ऐप है ये रेलेवेंट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इससे बेनिफिट ये होता है कि कस्टमाइज सोल्यूशन एट वन पॉइंट, यहाँ पे आपको रिटन नोट्स भी मिलते हैं, लेक्चर्स भी मिलते हैं, डाउट सेशंस भी होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनको भी शेयर किया जाता है। इसके ऊपर काफ़ी सारे कोर्सेज मैंने अपलोड किए हुए हैं, इवन काफ़ी सारा मटेरियल फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर भी अवेलेबल है। तो यूजीसी नेट कॉमर्स एंड यूजीसी नेट मैनेजमेंट के कोर्सेज इसके ऊपर अपलोडेड हैं। मेथोडोलॉजी जो है थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, लाइव लेक्चर्स है, समराइज एज वेल एज डिटेल नोट्स दे आर शेयर्ड विद द स्टूडेंट्स। टेस्ट सीरीज डिपेंडिंग अपॉन के जैसे यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो है एमसीक्यू फॉर्म में आता है, तो एमसीक्यू फॉर्म के अंदर जो है आपको वेरियस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट जो एमसीक्यू है हमारा, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और स्ट्रिपिंग द लीगल स्टेटस ऑफ ए करेंसी। कि जो करेंसी पहले हमारी लीगल टेंडर होती है, उसका वो स्टेटस जो होता है रिमूव कर दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इज इट डिजिटाइजेशन, इज इट फाइनेंशियल इंक्लूजन, इज इट डीमोनेटाइजेशन, इज इट माइक्रो फाइनेंस? So the right option is the demonetization. Demonetization is the process of removing or stripping the legal status of a currency. तो अब हम ये सारी जो टर्म्स है, डिजिटाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, इसको वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, जो डिजिटाइजेशन होता है जिसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको हम डिजिटल फॉर्म के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम कंप्यूटर के अंदर, जैसे इमेजेस हैं तो कंप्यूटर के अंदर उसको देख सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और बैंकिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं कि मतलब काफ़ी सारे लोग जो हैं उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस है और वो जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, जो भी बैंक मतलब जैसे बैंकिंग है उसकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स दैट इंडिविजुअल एंड बिजनेस हैव एक्सेस टू द यूजफुल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो उनकी रिक्वायरमेंट को, जो उनकी ट्रांजैक्शन को हेल्प करती हैं। और यहाँ पे बेसिकली जो होता है कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये सारी जो सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड की जाती है लोगों को, इंडिविजुअल एंड बिजनेस को, रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल वे के अंदर। माइक्रो फाइनेंस को माइक्रो क्रेडिट भी कहा जाता है, जिसके अंदर जो लो इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं या बेरोजगार होते हैं या ग्रुप्स होते हैं, जिनके पास और कोई भी मतलब दे डोंट हैव एनी एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, तो माइक्रो फाइनेंस के अंदर जो उनकी छोटे लेवल पे जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाता है। तो डीमोनेटाइजेशन जो है दैट इज द एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग ए करेंसी यूनिट्स और इट्स स्टेटस एज ए लीगल टेंडर। जैसे इंडिया के अंदर भी 2016 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि 500 और जो 1000 के बैंक नोट ऑफ महात्मा गांधी सीरीज के थे, उनको बंद कर दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नबार्ड? मतलब ये फंक्शंस हमें दिए हुए हैं, इनमें से हमने बताना है कि कौन सा फंक्शन जो है नबार्ड का नहीं है। टू प्रोवाइड refinance assistance by way of short credit to state cooperative banks and sectoral rural banks etc approved by the Reserve Bank of India for some specific purpose। इसका मतलब है कि जो शॉर्ट, अगर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या सेक्टर रूरल बैंक जो है क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो क्रेडिट उन्होंने सैंक्शन किया हुआ है, अगर वो आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड है, तो उसको रीफाइनेंस की फैसिलिटी नबार्ड प्रोवाइड करता है।
to undertake inspection of cooperative societies other than primary cooperative societies and RRBs. तो ये cooperative societies की inspection भी करता है प्राइमरी कोऑपरेटिव एंड आरआरबी को छोड़ के। उसी तरह ये रिसर्च भी प्रमोट करता है और उसी तरह जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ इंस्टीट्यूशन कवर्ड होते हैं, उनके ये शेयर कैपिटल या सिक्योरिटीज के अंदर भी इन्वेस्ट करता है। तो राइट आंसर इज के जो नबार्ड है टू प्रमोट रिसर्च इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, वो इसका फंक्शन नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि नबार्ड के फंक्शन क्या है, नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, कब ये एस्टैब्लिश हुई है। नबार्ड का जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एन जो है नेशनल है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये 12 जुलाई 1980 को एस्टैब्लिश की गई थी और स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर ये एस्टैब्लिश हुई थी। तो यहाँ पे ये डेवलपमेंट बैंक है जो कि क्रेडिट और अदर फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करता है ताकि एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट और अदर रूरल क्राफ्ट जो है, अदर जो अलाइड इकोनॉमिक एक्टिविटी रूरल एरिया के अंदर है, गाँव के अंदर है, उसको प्रमोट किया जा सके ताकि जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट हो सके। इसको पूरी तरह से जो इसकी ओनरशिप है दैट इज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक अपेक्स डेवलपमेंट बैंक है। जो फंक्शन है हाई प्रायोरिटी टू द प्रोजेक्ट फॉर्म अंडर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये रीफाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के अंदर ये जो प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं उसको रीफाइनेंस करता है। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो सर्विस प्लान है बैकवर्ड, जैसे जो इंडस्ट्री रूरल एरियाज के अंदर होती है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसी तरह अगर उसने बैकवर्ड लिंकेज करना है कि जैसे वो रॉ मटेरियल पहले किसी और से एक्वायर करती थी, अगर वो खुद मैन्युफैक्चर करना है, या फॉरवर्ड लिंकेज कि जो आगे वो प्रोसेस, जैसे मान लो मार्केटिंग किसी और से करवाती थी तो वो उसने करना है, तो उसके अंदर भी ये हेल्प करता है। उसी तरह क्या है कि ये 100% रिफाइनेंस सपोर्ट जो है guideline for the promotion of group activities under it and provide 100% refinance support for them। और उसी तरह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जो कि वॉलंटरली एजेंसीज क्रिएट करती है ताकि गरीब लोगों की हेल्प हो सके, तो उनके साथ भी ये लिंकेज बना के रखता है। और उसी तरह जैसे नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको रिफाइनेंस करता है। और उसी तरह यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट ओरिएंटेड मॉनिटरिंग स्टडी जो है उसको भी कंडक्ट करता है। और उसी तरह स्पोर्ट विकास वॉलंटरली वाहिनी प्रोग्राम्स जो कि क्रेडिट एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी पुअर फार्मर को प्रोवाइड करते हैं उसको भी ये सपोर्ट करता है। तो ये मैंने जो फंक्शंस बताए हैं ये ब्रीफली ओवरव्यू दिया है कि ये नबार्ड के फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोड represent the full form of the term bars in performance management system: business appraisal and rating system, balance assessment reviewing scorecard, behavioral anchored rating scale, benchmarking appraisal reviewing strategy. So the right answer is the behavioral anchored rating scale. इसके ऊपर मेरा full fledged video है, वो आप देख सकते हो इसको properly understand करने के लिए। behavioral anchored rating scale for जो है इसको हम full form है कंपनी बेसिकली जो है जो भी कंपनीज को स्पेसिफिक जो भी यार्डस्टिक्स होते हैं उसके बेसिस पे क्या होता है कि उनका जो बिहेवियर होता है उसको प्री डिफाइंड सेट ऑफ बिहेवियर जो होता है वो मेयर किया जाता है, और जो रैंकिंग होती है 1 to 5 के बीच में उसको रैंक दिया जाता है। Which one of the following is not covered in approach adopted by the Niti Aayog? Is it 5-year planning approach? Is it 3-year action agenda? Is it 7-year strategy? Is it 15-year vision? So the right answer is the 5-year planning approach. बाकी जो है 3-year action agenda, 7-year strategy, 15-year vision जो है वो अप्रोच इसके अंदर अडॉप्ट की जाती है। नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो यहाँ पे बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी थिंक टैंक है जिसके बेसिस पे डेवलपमेंट एफर्ट्स किए जाते हैं। इसका जो उद्देश्य है कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करना है, इसके अंदर हमने स्टेट्स को भी इन्वॉल्व करना है, यूनियन टेरिटरीज को भी इन्वॉल्व करना है। पहले जो प्लानिंग होती थी उसके अंदर टॉप डाउन अप्रोच अडॉप्ट की जाती थी, तो यहाँ पे ये बॉटम अप अप्रोच यूज की जाती है। और नीति आयोग को 2015 के अंदर एनडीए गवर्नमेंट ने सेटअप किया था। इससे पहले 5 ईयर प्लानिंग चलती थी।
5 ईयर प्लान जो होते थे, प्लानिंग कमीशन जो है उसने 1951 से लेके 2014 तक डेवलप किए जाते थे, एग्जीक्यूट किए जाते थे और प्लानिंग कमीशन के द्वारा मॉनिटर किए जाते थे। तो जो नीति आयोग है इसके अंदर 5 ईयर प्लानिंग कवर नहीं होती अप्रोच, इसके अंदर 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 15 ईयर रोड मैप एंड 7 ईयर विजन स्ट्रैटेजी एक्शन जो है लिया जाता है। In Porter's generic strategy model, a focus strategy involved selling a limited range of product, selling to a narrow range of products, selling to one region only, selling simple products that are cheap to produce. So it is a selling to a narrow range of products. फोकस के अंदर क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक जो निश सेगमेंट होता है उन लोगों को कवर किया जाता है, उस सेगमेंट को कवर किया जाता है। तो इसको हम वन बाय वन करके जो है स्टडी करते हैं। कॉस्ट लीडरशिप, इसके अंदर क्या होता है कि जो फर्म है वो अपनी कॉस्ट, क्योंकि वो कैप्चर करना चाहती है कि जो लोग बहुत ज्यादा कॉस्ट कॉन्शियस होते हैं, प्राइस सेंसिटिव होते हैं, तो यहाँ पे वो कम से कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो लोग यूनिक प्रोडक्ट्स चाहते हैं उनको टैप अप किया जाता है, तो यूनिक प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाते हैं। Focus strategy is a method of developing, marketing, and selling product to a niche market, which could be the type of consumer, product line और geographical area। तो यहाँ पे जो एक particular segment जिसकी जरूरतों को नहीं पूरा किया जाता, बट उसके अंदर भी क्या होता है कि specific revenue मिल सकता है, तो focus strategy उस niche को जो है target करती है। Brand extension strategy refer to extending existing brand name to new form of an existing product category, extending an existing brand name to a new or modified product in new category, coming out with different brands in a given product category, and all of the above. So the right answer is the extending existing brand name to new forms of an existing product category. ब्रांड एक्सटेंशन, जिसको हम ब्रांड स्ट्रेचिंग भी कहते हैं, जिसके अंदर फर्म जो है एक प्रोडक्ट बनाती है, उसका वेल डेवलप्ड इमेज होता है, तो अगर वो डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर भी उसको यूज करती है, जैसे एप्पल ने बेसिकली कंप्यूटर्स के अंदर था, तो बाद में इन्होंने जब आईपॉड निकाला तो उसके अंदर भी एप्पल को ही यूज किया गया। Information system that capture and record fundamental business event is it transaction processing system, is it executive information system, is it decision support system, is it expert system? So the right answer is the transaction processing system. तो इन सबको हम वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है और उसको रिकॉर्ड करके हम दोबारा से भी रिट्रीव कर सकते हैं। और इसके जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, ये 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर हेल्प आउट करता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि बिजनेस को बहुत सारे डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जहाँ पे जजमेंट की जरूरत होती है, देखना होता है कि हम किस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर एक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है मिडिल लेवल एंड हाई लेवल को की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है, क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो होता है उसको इकट्ठा करता है, फिर उसके बाद उसको हेल्प आउट करता है। एक्सपर्ट सिस्टम जो है कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जो कि हमें मतलब प्रॉपरली बताती है, जजमेंट करने में हेल्प करती है। जिस तरह ह्यूमन बीइंग सोचते हैं उस तरह की वो जजमेंट प्रोड्यूस करती है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स एक्सपर्ट्स होते हैं, तो एक्सपर्ट सिस्टम जो है एक्सपर्ट की तरह जो है आर्टिफिशियल सिस्टम को यूज करके जो है डिसीजन लेता है। Disruptive innovation in business are those that create a new market by offering value product, involve offer new technology or a new business model to offer value to the market, displaces established market leading firm products and alliances, and all of the above. So the right answer is all of the above. डिसरप्टिव, कि जो पहले चल रहा था अब नहीं चलेगा, वो डिफरेंट तरीके से चलेगा, तो दैट इज नोन एज ए डिसरप्टिव इनोवेशन। तो अब हम फॉर्मल तरीके से स्टडी करते हैं। डिसरप्टिव इनोवेशन रेफर टू द इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट्स ए न्यू मार्केट वैल्यू नेटवर्क, और जो पहले चल रहा होता है उस सिस्टम को वो रोक के नई चीजें जो होती हैं, नई मेथोडोलॉजी जो होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं।
Which of the following international trade theory the Leontief paradox pertain to? Comparative advantages, product life cycle theory, Heckscher-Ohlin theory, absolute advantages theory. So the right answer is the Heckscher-Ohlin theory. तो अब हम देखते हैं कि जो ये पैराडॉक्स है, देखो हेक्सचर-ओलन थ्योरम जो है, जिसने एक जनरलाइजेशन दी थी कि जो जिन लोगों के पास जो जिन देशों के पास कैपिटल ज्यादा मात्रा में है, तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, और जो देश लेबर इंटेंसिव है, वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब ल्यूटेंट ने इसके ऊपर सर्च की, तो उसने पाया कि जो हेक्सचर-ओलन थ्योरम हमें बताती है, उसके ऑपोजिट रिजल्ट्स आए कि जो कैपिटल अबंडेंट कंट्रीज हैं, वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, और जो लेबर इंटेंसिव कंट्रीज हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। इसी वजह से इसको ल्यूटेंट पैराडॉक्स भी कहता है, क्योंकि ये हेक्सचर-ओलन थ्योरी की जो कंक्लूजन थे उसके अगेंस्ट जाता है। Which one of the following is not correct in case of indifference theory? Indifference curve slopes downward to the left. Indifference curve of imperfect substitutes are convex to the origin. Indifference curve neither intersect nor tangent to one another. Lower indifference curve indicate a high level of satisfaction. तो इसके अंदर जो गलत स्टेटमेंट है, देखो इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं इट स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट, बिकॉज यहाँ पे हम दो चीजों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। अगर हमने एक चीज को बढ़ाना है तो दूसरी चीज को हमें कम करना पड़ेगा। तो इसका जो शेप होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, विच इज बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसके अंदर ये गलत है, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर हम लोअर इंडिफरेंस कर्व पे आ गए तो वहां पे हमें, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो है दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई कमोडिटी, तो इसका मतलब है कि लोअर इंडिफरेंस कर्व पे वी विल बी हैविंग लेस of x and less of y, so it means low level of satisfaction. तो ये जो statement है this is wrong statement. A forecasting technique in which the group consists in person who are physically dispersed are anonymous to one another is called. इसका जो मतलब है, एक जो हम जिसके द्वारा हम prediction करते हैं, जिसके अंदर हम group of experts को hire करते हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते, और वो जैसे कोई मान लो कोई बठिंडा का है, कोई चंडीगढ़ का है, कोई दिल्ली का है, वो अलग-अलग जगह पे डिस्पर्स्ड होते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? इज़ इट डेल्फी टेक्निक? इज़ इट ब्रेनस्टॉर्मिंग? इज़ इट ह्यूरिस्टिक आइडिएशन टेक्निक? इज़ इट डिसीजन ट्री टेक्निक? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ द डेल्फी टेक्निक। सब हम वन बाय वन करके इसको स्टडी करते हैं। डेल्फी मेथड जो है इसको एस्टिमेटेड टॉक एस्टिमेट टेक्निक भी कहा जाता है। तो इसके अंदर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को जो है, जो कि अलग-अलग जगह पे फैले होते हैं, क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है तो देखा जाता है किन चीज़ों के ऊपर उसकी रज़ामंदी है सारे एक्सपर्ट्स की, किन चीज़ों पे नहीं है। तो उन चीज़ों के ऊपर दोबारा क्वेश्चन बनाया जाता है। तो जब तक सबकी कंसेंसस नहीं आ जाती तो ये राउंड चलते रहते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है डिस्कशन करते हैं, बट ये जो डिस्कशन होती है फ्री, मतलब हम दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, दूसरा व्यक्ति जो है अमेंड कर सकता है, बट जो लोग उसको क्रिटिसाइज नहीं करते। यहाँ पे होता है कि कितने ज्यादा हमारे पास यूजफुल इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। ह्यूरिस्टिक आइडिएशन टेक्निक जो है ये एक ग्रुप टेक्निक है जिसके अंदर न्यू एंड इनोवेटिव आइडिया जो है जनरेट किए जाते हैं। यहाँ पे दो आइटम जो होती हैं, पार्टिसिपेंट जो है उनको कंपेयर करते हैं, दो आइटम होगी या दो कॉन्सेप्ट्स होगी। तो यहाँ पे बेसिकली जो एक दूसरे का साथ रिलेट नहीं होते ताकि आइडियाज इनोवेटिव जनरेट हो सके। डिसीजन ट्री जो है जिसके अंदर डिसीजन सपोर्ट टूल है, जिसके अंदर ट्री लाइक डिपिक्ट किया जाता है, जिसके अंदर देखा जाता है कि अगर ये आउटकम है, अगर ये डिसीजन लिया जाता है तो इसका ये आउटकम है, तो ये उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसी के साथ ही क्या है कि आपका जो आज का एमसीक्यू था वो खत्म हो गया, बट फिर भी आप शशि अग्रवाल चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने शशि अग्रवाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, ताकि आपको यूजीसी नेट, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इवन लेबर वेलफेयर के भी आपको प्रॉपर जो है एमसीक्यू, प्रॉपर जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूं। और उसी के साथ ही बेटर अपडेट्स के लिए, स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर स्टडी करने के लिए आप मेरी जो ऐप एडुसम ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही थैंक यू फॉर वॉचिंग।